नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 13 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जहां से सीधे सीधे आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 241 यानी 241 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 241 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था, यानी कि प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए कहता है कोहलर ने, ऑप्शन बी कहता है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी कहता है स्किनर ने और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया गया है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 242 आपसे कहता है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है, यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो गतिविधि है वो कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 6। तो आपको बताने हैं कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, गतिविधि अगर आपसे पूछे जाए कितने प्रकार की होती है, तो गतिविधि होती है आपकी 3 प्रकार की, जिसमें एक होता है ज्ञान प्राप्त होने वाली गतिविधियां, दूसरी होती है ज्ञान व्यक्त करने वाली गतिविधियां और तीसरी है अनुभव करने वाली गतिविधियां। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 243 आपसे कहता है कि गतिविधियों के श्रेणीकरण है, यानी कि जो गतिविधियां हैं आपकी 3 प्रकार की, उसके श्रेणीकरण है, यानी कि श्रेणीकरण इसके सीरीज में क्या है। ऑप्शन ए कहता है शारीरिक, ऑप्शन बी कहता है मानसिक, ऑप्शन सी कहता है शारीरिक व मानसिक। थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट टाइपिंग एरर है, यहाँ पर हो जाएगा शारीरिक व सामाजिक, और ऑप्शन डी कहता है सभी। तो आपको बताने हैं कि जो गतिविधियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ज्ञान प्राप्त होने वाली, दूसरी होती है ज्ञान व्यक्त करने वाले और तीसरी होती है अनुभव करने वाली। यानी कि जो भी आप गतिविधियां करते हैं उसमें या तो आप अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, या आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए गतिविधियां करते हैं, या फिर आप ज्ञान को व्यक्त करने के लिए गतिविधियों को करते हैं। तो इस हिसाब से गतिविधियां 3 प्रकार की होती है। लेकिन गतिविधियों के जो श्रेणीकरण होते हैं, यानी कि जो सीरीज में होते हैं जिससे आप गतिविधियां करते हैं, उसके अंतर्गत एक होता है आपकी शारीरिक गतिविधियां, दूसरी होती है आपकी मानसिक गतिविधियां जो आप माइंड से करते हैं, और तीसरे होते हैं आपके शारीरिक व सामाजिक गतिविधियां, यानी कुछ गतिविधियां आप सामाजिक भी करते हैं, सोशल भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं। तो शारीरिक व सामाजिक, इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि जो सभी है ये गतिविधियों के श्रेणीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 245 आपसे कहता है कि भाषा की दक्षताएं हैं, यानी कि जो भाषा है आपकी लैंग्वेज है उसकी क्या दक्षताएं हैं। ऑप्शन ए कहता है सुनना, ऑप्शन बी कहता है बोलना, ऑप्शन सी कहता है लिखना और ऑप्शन डी कहता है सभी। तो भाषा की दक्षताएं क्या होती है, तो आपको पता होगा कि जो भाषा की दक्षताएं हैं वो 4 है, जिसको हम ध्यान रखते हैं सब पल से, या फिर अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं LSRW। तो इस हिसाब से एक होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना, यानी LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपके सुनना भी है, बोलना भी और लिखना भी है, चौथा ऑप्शन है आपका सभी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 246 आपसे कहता है कि जो सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि जो सहगामी शिक्षण होते हैं इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपसे पूछे गए। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, यानी कि सहगामी मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, सहगामी शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शिक्षण और छात्र जो है वो क्रियाशील रहते हैं। ऑप्शन बी कहता है छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है स्थायी ज्ञान प्राप्त करना, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव बनाना और स्थायी ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जो ज्ञान हमेशा के लिए स्टेबल रहे, स्थायी रहे, ऐसे ज्ञान प्राप्त करना जो है वो सहगामी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247 आपसे कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण, जो उपचारात्मक यानी रिमेडियल टीचिंग के लिए जो भी आप क्रियाकलाप कराते हैं तो वो किस लिए कराते हैं। ऑप्शन ए कहता है अभ्यास कार्य कराना, ऑप्शन बी कहता है खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, ऑप्शन सी कहता है समूह चर्चा कराना और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं रिमेडियल टीचिंग के लिए, वो किस लिए कराए जाते हैं। तो इसका मतलब अभ्यास कार्य कराने के लिए, खेल और अन्य गतिविधियों का आयोजन कराने के लिए और समूह चर्चा कराने के लिए। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव है, तो बचा हुआ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन क्वेश्चनों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 248 आपसे कहता है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए प्रभावी संप्रेषण का मतलब होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होते हैं उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, यानी कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। ऑप्शन ए कहता है एक पक्षीय, ऑप्शन बी कहता है द्विपक्षीय, ऑप्शन सी कहता है एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए जब आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करेंगे या इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप करना एक दूसरे के प्रति। आप स्वयं से तो बातचीत नहीं करेंगे, तो इसलिए एक पक्षीय तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और प्रभावी कब होगा, जब आप अच्छे से टीचिंग करेंगे और बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे और उसका रिस्पॉन्स बेहतर ढंग से देंगे, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो इफेक्टिव माना जाएगा। यानी कि आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी जो वार्तालाप है, आपके जो शब्द उच्चारण है वो बिल्कुल बेहतर है, क्लियर है, स्पष्ट है, जो बच्चों को समझ में आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रभावी संप्रेषण। तो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रोसेस है ये स्टूडेंट्स होती है द्विपक्षीय, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है एक पक्षीय और द्विपक्षीय। तो एक पक्षीय जहां पर भी है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रभावी संप्रेषण होने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों में बेहतर कम्युनिकेशन हो, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 249 आपसे कहता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र जो आपका कॉग्निटिव एरिया है उससे संबंधित नहीं है, यानी कि क्या उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कहता है जानना, ऑप्शन बी कहता है समझना, ऑप्शन सी कहता है चिंतन करना और ऑप्शन डी कहता है समयबद्धता। तो आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो संबंधित नहीं है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे कॉग्निटिव क्षेत्र के अंतर्गत आपका जानना भी होता है, आपका समझना भी होता है और चिंतन करना, ये सभी आपके माइंड का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि मानसिक विकास करते हैं, और तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन समयबद्धता का मतलब होता है कि जो आप समय को लेकर पाबंद होते हैं, तो इसका संज्ञानात्मक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है आपका समयबद्धता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 250 आपसे कहता है कि डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए जो डोमिनोज होता है वो सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ऑप्शन ए कहता है इतिहास शिक्षण में, ऑप्शन बी कहता है गणित शिक्षण में, ऑप्शन सी कहता है कला शिक्षण में और ऑप्शन डी कहता है भाषा शिक्षण में। तो डोमिनोज जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं आपके गणित के शिक्षण में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 आपसे कहता है कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है, यानी कि वो शिक्षण प्रतिमान कौन सा है, यानी कि वो टीचिंग प्रतिमान कौन सा है जिसने अध्यापक का स्थान, जिसमें अध्यापक का जो स्थान यानी कि जो टीचर का जो प्लेस है उसको कंप्यूटर ने ले लिया है। तो वो कौन सा प्लेस है, वो कौन सा शिक्षण प्रतिमान है जिसने टीचर के प्लेस को कंप्यूटर ने लिया है। तो ऑप्शन ए कहता है आसूवेल, ऑप्शन बी कहता है डैनियल डेविस, ऑप्शन सी कहता है क्वींस और ऑप्शन डी कहता है जॉन रेड्स। तो स्टूडेंट्स टीचिंग के फील्ड में अगर कंप्यूटर आपके स्थान को ले लेता है तो उसको हम कहते हैं आसूवेल, क्योंकि आसूवेल पद्धति में जो है अध्यापक की जगह कंप्यूटर बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 252 आपसे कहता है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। देखिए टीचिंग लर्निंग मेथड कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है रुचि का सिद्धांत और ऑप्शन डी कहता है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक के अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको हर तरीके से कवर कराए हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, प्रेरणा का सिद्धांत होता है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, लेकिन प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का कोई सिद्धांत नहीं होता है। और यही आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253 आपसे कहता है कि संप्रेषण के घटक यानी कि जो आप कम्युनिकेशन करते हैं इसके घटक क्या क्या हैं। तो ऑप्शन ए कहता है प्रेषक, ऑप्शन बी कहता है संदेश, ऑप्शन सी कहता है ग्राही और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो कम्युनिकेशन होते हैं इसके घटक क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन यानी कि जो संप्रेषण होते हैं स्टूडेंट्स, इसके घटक आपके प्रेषक होते हैं। इसमें संदेश जो आप भेजते हैं, जो आप भेजना चाहते हैं कम्युनिकेशंस के दौरान, ये भी इसके घटक के अंतर्गत आते हैं। ग्राही जो सुनने वाला होता है ये भी इस घटक के पार्ट होते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो तीनों ही पार्ट जो है वो संप्रेषण के घटक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 254 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य का मतलब होता है आपका सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो ऐसी कौन सी सामग्री है जिसके माध्यम से आप सुन भी सकते हैं और उसको अच्छे से देख भी सकते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए कहता है रेडियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बी होता है चलचित्र, जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसका मतलब ये तो आपके श्रव्य दृश्य सामग्री है। तीसरा होता है टेलीविज़न यानी कि जिसे हम कहते हैं टीवी, तो टीवी में भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, इसका मतलब ये भी आपके श्रव्य दृश्य सामग्री है। और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, इसका मतलब ये भी है। तो बचा हुआ ऑप्शन है आपका ए रेडियो, क्योंकि रेडियो आपका सिर्फ श्रव्य सामग्री है, इसमें से सिर्फ आप सुन सकते हैं, चलचित्रों को किसी भी चीज़ को आप देख नहीं सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है आपकी रेडियो, क्योंकि रेडियो सिर्फ और सिर्फ श्रव्य सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 255 आपसे कहता है कि भ्रमण प्रविधि के चरण है। देखिए भ्रमण प्रविधि के चरण, इसके स्टेजेस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए कहता है शैक्षिक उद्देश्य या प्राकरण का चुनाव, यानी कि भ्रमण प्रविधि के चरण में आते हैं आपके शैक्षिक उद्देश्य या फिर प्रकरण का चुनाव। ऑप्शन बी कहता है पर्यटन स्थल का चयन, यानी कि जो आपके पर्यटन स्थल होते हैं उसका चयन करना। और ऑप्शन सी होता है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, यानी कि जो आपके पर्यटन स्थल होते हैं इसके लिए जो भी सामग्री आप यूज़ करते हैं वो सभी के सभी भ्रमण प्रविधि के चरण होते हैं। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि भ्रमण प्रविधि के अंतर्गत चरण क्या क्या है। तो देखिए भ्रमण प्रविधि में शैक्षिक उद्देश्य और प्रकरण का चुनाव किया जाता है, पर्यटन स्थल का चयन किया जाता है कि आप कौन से स्थान पर जाना चाहते हैं, और पर्यटन स्थल है तो यानी कि आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं उसके लिए आप सामग्री भी इकट्ठा करते हैं। अगर आप ऐसे जगह का भ्रमण करना चाहते हैं जो ठंडे वातावरण में हो तो वहाँ पर आपको ठंड से संबंधित सामग्री को ले जाना होता है, और अगर आप गर्म वातावरण में जाते हो तो उस हिसाब से आपको गर्म सामग्री को लेकर जाना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भ्रमण प्रविधि के चरण में तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 256 आपसे कहता है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो पाठ के प्रमुख तथ्य हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट होते हैं, उसको बार बार दोहराना यानी कि उसको बार बार रिपीट करना कौन से शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वो शिक्षण सिद्धांत आपको बताना है जिसके अंतर्गत आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको बार बार दोहराते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है चयन का सिद्धांत,
और ऑप्शन डी कहता है आवृत्ति का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपसे पूछा गया है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लेसन को, उसको बार बार दोहराना, वो किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक क्लासेस में यही बताता हूं कि आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स बार बार दोहराना, और दोहराते हम किन सब चीज़ों को है तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट होते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको यदि आप बार बार दोहराएंगे यानी कि बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और आपके क्वेश्चंस राइट होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट्स कहा जाता है आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी चीज़ें आपको अपने बच्चों के साथ भी करना है। आप बच्चों को कोई भी चीज़ें सिखाएं, कोई भी पार्ट आप उसे समझाएं, उसके क्वेश्चन आंसर को कराएं, उसके फिलअप्स को कराएं, बुक वर्क को कराएं, उसके बाद बच्चों को बार बार उसको दोहराने के लिए बोले और उसको प्रैक्टिकली करने के लिए पूछे आप उनसे। तो जितना ज़्यादा बच्चे उनको रिपीटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे चीज़ों को सीख पाएंगे। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वो बच्चे उसको अपने बाहरी जीवन से जोड़ सके, क्योंकि जोड़कर जब वो पढ़ेंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि मैं बार बार आपको रिवीजन के लिए क्यों कहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 257 आपसे कहता है कि TLM का पूरा नाम है। देखिए TLM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है टीचिंग लेवल मटेरियल, ऑप्शन बी कहता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन सी कहता है टीचर लेवल मटेरियल और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो टीचिंग लेवल मटेरियल बिल्कुल नहीं होता और ना ही टीचर लेवल मटेरियल होता है और ना ही कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि TLM यानी कि T फॉर होता है आपका टीचर, L फॉर होता है आपका लर्निंग और M फॉर होता है आपका मटेरियल। तो आप कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी आप सामग्री का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 258 आपसे कहता है कि किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। देखिए ऐसा कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसमें आप पहले तथ्य या विषय वस्तु की यानी कि तथ्य और विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी देंगे अल्प रूप से। ये नहीं कि आप पूर्ण रूप से देंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से देने का आपके पास समय नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पूरी डिटेल जानकारी शॉर्ट में बता देंगे कि कोई भी विषय वस्तु, कोई भी आप टॉपिक उठाते हैं तो उसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे, लेकिन शॉर्ट में करेंगे अल्प रूप से, और फिर उसे एक एक अंश की जानकारी आप देंगे। तो उसको कहा जाता है आपका कौन सा शिक्षण सूत्र। ऑप्शन में कहता है पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन बी कहता है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी कहता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर और ऑप्शन डी कहता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आपको बताना है कि यदि आप इस तरीके से कार्य को करते हैं तो उसको कौन से शिक्षण सूत्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपके साथ करता हूं हमेशा कि मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताता हूं हर एक सब्जेक्ट के, कि कौन सा सिलेबस आपके लिए दिया है आयोग ने और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बने हैं अब तक और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उन टॉपिक को वन बाय वन हम डिटेल में सबसे पहले कंटेंट को स्टडी करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि किसी भी तरीके से हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बाहर ना जा पाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि एक शिक्षण सूत्र होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं और इस शिक्षण सूत्र को कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे पहले आप पूर्ण जानकारी शॉर्ट में बता देंगे कि हम टॉपिक में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से ये डिमांड है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। और फिर जब आप टॉपिक को डिटेल में स्टडी कराएंगे तो वन बाय वन एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस मेथड को कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 259 आपसे कहता है कि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए कहता है ज्ञान प्राप्त करने वाली, ऑप्शन बी कहता है ज्ञान व्यक्त करने वाली, ऑप्शन सी कहता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है और इसके अंतर्गत उसे शब्द बताने, यानी कि एक बालक को आप सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाना सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसके शब्द बताने होंगे। तो शब्द को बताने के लिए आपको सबसे पहले उस बच्चे को ABCD को सिखाना चाहिए, और जब आप बच्चे को ABCD सिखाएंगे फिर उसे शब्द का ज्ञान बताएंगे, उसके बाद उसे अंग्रेजी पढ़ाना सिखाएंगे, तो ये किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन ए कहता है ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षण सूत्र के अंतर्गत, या फिर ज्ञान व्यक्त करने वाली, या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्त करने वाली, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने वाले का मतलब इसीलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब बच्चा पहले ABCD को आपको सिखाना होगा, फिर बच्चे को शब्द का ज्ञान कराना होगा, फिर बच्चा पढ़ना सीखेगा, तो इसे ज्ञान व्यक्त तो वो नहीं कर सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता। और संश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर उसका विश्लेषण करना, यानी कि उसे तोड़ तोड़ कर देखना, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में है, बच्चे को आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं, इसके लिए आप उसे ABCD का सबसे पहले ज्ञान सिखाएंगे, फिर शब्द पर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना सिखाएंगे। तो ये सभी प्रोसेस जो है आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या बच्चे से प्राप्त करवाना चाहते हैं। तो यह शिक्षण सूत्र आएगा आपके ज्ञान प्राप्त करने वाले के अंतर्गत, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके इस टेस्ट सीरीज का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 260 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स की गतिविधियों के प्रकार है। देखिए गतिविधियों के प्रकार है, कौन से प्रकार है? ऑप्शन ए कहता है ज्ञान प्राप्त होने वाली, ऑप्शन बी कहता है ज्ञान व्यक्त करने वाली, ऑप्शन सी कहता है अनुभव करने वाली, और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि जो गतिविधियों के प्रकार है वो कौन से हैं इनमें से, क्या ये सभी है या फिर इनमें से ए है या बी है या फिर सी है। तो मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चंस में बताए हैं कि जो गतिविधियां स्टूडेंट्स वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर गतिविधियां आपके 3 प्रकार के होते हैं तो उसमें से एक होते हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली गतिविधियां, दूसरा होता है आपका ज्ञान व्यक्त करने वाली गतिविधियां, और तीसरा होता है अनुभव करने वाली गतिविधियां। तो ये तीनों के तीनों जो है वो गतिविधियों के प्रकार है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पाए हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और यदि आप सुपर टेट में 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए यही एक रास्ता है कि पेपर का स्तर चाहे वो किसी तरीके से बनाए, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो आपको सिलेबस में टॉपिक दिए हैं पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, मतलब उसके कंटेंट को पढ़ना होगा, उसके मैकेनिज्म को समझना होगा, उसके बाद उस पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे। और जब इस तरीके से आप DLED और BEd के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एक भी प्रश्न आपके सुपर टेट में आपके रेंज से बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन शर्त इसके लिए यह है कि आपको सभी चीज़ अच्छे से करने होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि क्वेश्चनों का स्तर आपको कैसा लगा, क्या आपको क्वेश्चंस सही लग रहे हैं या फिर नहीं। जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी आपके फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।